5 देशों से क्या लेकर लौटे पीएम मोदी। यूएई तेल रिजर्व बढ़ेगा। नीदरलैंड्स क्रिटिकल मिनरल देगा। मेलोनी से भी डील। पीएम मोदी 15 मई की सुबह नई दिल्ली से यूएई के लिए निकले थे। फिर नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे होते हुए इटली पहुंचे। वे 6 दिनों के भीतर 5 देशों का दौरा कर 21 की सुबह दिल्ली लौट आएंगे। करीब 140 घंटे के इस मैराथन दौरे से क्या क्या लेकर लौटे पीएम मोदी और भारत के लिए उसके मायने क्या है, आज के एक्सप्लेनर में। पहला पड़ाव था यूएई। मोदी यहां करीब 3 घंटे रुके। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। इस दौरान 7 एमओयू साइन किए। इसमें सबसे अहम था स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एग्रीमेंट। इसके तहत यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी अब भारत के स्ट्रेटेजिक तेल भंडारों में 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल स्टोर करेगी। जंग के हालात या सप्लाई रुकने पर इस रिजर्व पर पहला हक भारत का होगा। यूएई इस रिजर्व का किराया भी भरेगा। फिलहाल भारत के पास कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 3 स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है। इनकी क्षमता 53.3 लाख मीट्रिक टन है, यानी इनमें करीब 4 करोड़ बैरल तेल स्टोर हो सकता है। ओडिशा के चंदीखोल में नया रिजर्व और कर्नाटक के पादुर में रिजर्व क्षमता बढ़ाई जा रही है। भारतीय रिजर्व के अलावा यूएई के फुजेरा में भी भारत के लिए पेट्रोलियम रिजर्व करने की व्यवस्था की जाएगी। भारत अपनी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, इसलिए किसी इमरजेंसी से निपटने के लिए कुछ दिन का रिजर्व रखता है। भारत के पास सिर्फ 9 दिनों के खर्च के बराबर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व करने की क्षमता है, वो भी फिलहाल सिर्फ 65% भरे हुए हैं। जबकि जापान के पास 254 दिन, अमेरिका के पास 200 दिन और चीन के पास भी 120 से 180 दिन का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है। यूएई से मिलने वाले कच्चे तेल में से 1.37 करोड़ बैरल भारत के स्टोर होगा और बाकी बचा 1.63 करोड़ बैरल यूएई के फुजिरा में मौजूद स्टोरेज फैसिलिटी में। इससे भारत का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व 14 से 15 दिनों का हो जाएगा। यूएई से कच्चा तेल आने की एक और खास बात है कि इसे लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी नहीं गुजरना पड़ता। यूएई का तेल हशबान ऑयल फील्ड से एक खास पाइपलाइन के जरिए ओमान सागर के किनारे मौजूद फुजेरा बंदरगाह पहुंचता है। यहाँ से जहाज तेल भरकर सीधे भारत आ सकते हैं। यूएई से 2 और अहम डील की गई। यूएई गुजरात के वडीनार में जहाज रिपेयरिंग का सेंटर बनाएगा। यहाँ नाविकों की ट्रेनिंग भी होगी। यूएई भारत में $3 बिलियन यानी करीब 48,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। यह निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, बैंकिंग और फाइनेंसिंग सेक्टर में होंगे। दूसरा स्टॉप था नीदरलैंड। वो यहाँ 15 मई की रात करीब 9 बजे पहुंचे और 1.5 दिन रुके। उन्होंने नीदरलैंड्स के राज परिवार और प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से मुलाकात की। इस दौरान 17 एमओयू साइन हुए। इनमें 2 मुख्य है। पहला चिप मेकिंग डील। नीदरलैंड्स की एएसएमएल कंपनी ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ चिप मेकिंग में साझेदारी की है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात के धोलेरा में चिप मेकिंग फैक्ट्री बना रही है। यह चिप मोबाइल फोन और गाड़ियों में लगती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में भी इस चिप का इस्तेमाल होता है। चिप बनाने में काम आने वाली खास लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी में एएसएमएल कंपनी की मोनोपोली है। वो भारत में फैक्ट्री लगाने और प्रोडक्शन शुरू करने में मदद करेगी। भारत अभी 90% चिप चीन, हांगकांग, ताइवान और दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जापान, अमेरिका जैसे देशों से इंपोर्ट करता है। 2023-24 में भारत ने 1.5 लाख करोड़ रुपए की चिप्स इंपोर्ट की है, जो 2016 से 20 गुना है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स 91,000 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट तैयार कर रहा है। नीदरलैंड्स के सहयोग से भारत में भी यह चिप बन पाएगी। इससे विदेशों पर निर्भर कम होगी। दूसरा है क्रिटिकल मिनरल सपोर्ट। नीदरलैंड्स भारत को क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और उसके खनन के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी देगा। भारत 30 मिनरल्स को क्रिटिकल मानता है। इसमें से कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम, ग्रेफाइट, निकल वगैरह शामिल है। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्मार्टफोन 5G नेटवर्क से लेकर फाइटर एयरक्राफ्ट और अंतरिक्ष यानों तक में होता है। फिलहाल भारत 70% से 100% क्रिटिकल मिनरल्स दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, खासकर चीन से। प्राकृतिक रूप से इन मिनरल्स की कमी नहीं है, लेकिन इनकी खोज में ज़्यादा खर्च नहीं हुआ है। प्रोसेसिंग तकनीक की कमी है। अब नीदरलैंड्स के सहयोग से कुछ हद तक इस कमी को पूरा किया जा सकेगा। चीन पर निर्भरता भी कम होगी। नीदरलैंड से 2 और डील हुई। गुजरात में खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा कल्पसार डैम प्रोजेक्ट चल रहा है। नीदरलैंड्स वाटर इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट है। कल्पसार प्रोजेक्ट की डिजाइन और इंजीनियरिंग में मदद करेगा। नीदरलैंड्स ने चोल राजवंश के समय की तांबे की प्लेटें भारत की लौटाई। इसमें तमिल भाषा में राजवंश का वर्णन है। 18वीं शताब्दी में डच मिशनरीज इसे यूरोप उठा ले गई थी।
तीसरे पड़ाव के लिए मोदी 17 मई को स्वीडन पहुंचे। उन्हें स्वीडन के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन से मुलाकात की और स्ट्रेटेजिक साझेदारी के 6 समझौते किए। इसमें अगले 5 साल में कारोबार दोगुना करने जैसी बातें हैं। एक बड़ा डेवलपमेंट जरूर दिखा स्वीडन में मोदी से यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन ने वादा किया कि साल के अंत तक वो भारत और EU के बीच तय हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर देगी। लेन ने जब गणतंत्र दिवस पर भारत का दौरा किया था तब 27 जनवरी को इस समझौते की घोषणा हुई थी। मोदी और लेन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स नाम दिया था। इस डील के तहत यूरोप से आने वाले करीब 96.6% चीज़ों से टैरिफ पूरी तरह हटा दिया और बहुत कम कर दिया जाएगा। ऐसा ही यूरोप ने भी भारत से आने वाले 99.5% सम्मान पर होगा। चौथा पड़ाव नॉर्वे था, जहां मोदी 18 मई को पहुंचे। आखिरी बार 1983 में इंदिरा गांधी नॉर्वे गई थी। अब 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नॉर्वे की यात्रा की है। कुल 12 मुद्दों पर समझौते हुए, इसमें सबसे जरूरी है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसके तहत नॉर्वे भारत के क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में निवेश करेगा। क्लीन एनर्जी यानी ऐसी ऊर्जा जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा। नॉर्वे की करीब 98% बिजली आपूर्ति क्लीन एनर्जी से ही होती है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी उत्पादन करना है। अप्रैल 2026 तक सिर्फ 283.46 गीगावाट तक की क्षमता इंस्टॉल हुई है, यानी टारगेट से लगभग आधी। यूरोप का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है नॉर्वे। भारत LPG खरीद रहा है। नॉर्वे 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। यह नॉर्वेजियन सागर और बोरेंट्स सागर से तेल निकालता है और नॉर्वे हर दिन करीब 2 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है और यूरोप का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। इसका 90% एक्सपोर्ट कर देता है। ज़्यादातर तेल यूरोपीय देशों को ही बेचता है। भारत और कई मौक़ों पर नॉर्वे से छोटी खेपों में तेल खरीद भी चुका है। ईरान जंग शुरू होने के बाद से भारत ने नॉर्वे से LPG की खरीद भी बढ़ाई। इंडिया नॉर्वे बिजनेस समिट के दौरान नॉर्वे की सबसे बड़ी तेल कंपनी एक्विनोर भी शामिल हुई थी। इससे पहले 2024 में भी एक्विनोर से भारत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए कच्चा तेल खरीदने की खबरें आई थी। भारत भविष्य में भी नॉर्वे से तेल खरीदने के विकल्प तलाश कर सकता है। यूरोप दौरे के आखिरी पड़ाव के लिए मोदी 19 मई को इटली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। इटली में दोनों नेता एक ही कार में घूमे और 2000 साल पुराने कोलोजियम में सेल्फी ली। मोदी ने मेलोडी ट्रॉफी भी गिफ्ट की। भारत और इटली के बीच कई समझौते हुए, इनमें से 2 प्रमुख है। IMEC से ट्रेड कनेक्टिविटी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी EMEC को आगे बढ़ाने पर दोनों देश सहमत हुए हैं। EMEC की घोषणा 9 सितंबर 2023 को दिल्ली में G20 समिट के दौरान हुई थी। यह प्रोजेक्ट भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप से रेलवे, पोर्ट और शिपिंग नेटवर्क के जरिए जोड़ने का प्लान है। EMEC क्यों अहम है? इटली यूरोप के बड़े समुद्री ट्रेड सेंटर्स में शामिल है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने G20 के दौरान कहा था कि इससे भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने का समय और लागत 30 से 40% कम हो सकती है। EMEC चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जवाब में तैयार किया जा रहा है। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर एक साझा ट्रेड रूट बना रहा है। भारत अभी यूरोप के साथ अपने व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री रास्तों से करता है। IMEC बनने के बाद भारतीय एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ सकते हैं। AI टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी, मोदी ने कहा भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इटली की इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को जोड़कर नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इकोसिस्टम बनाया जाएगा। दोनों देश जिम्मेदार और सुरक्षित AI डेवलपमेंट पर भी साथ काम करेंगे। इसके अलावा भारत और इटली 2029 तक आपसी व्यापार को 20 अरब यूरो से ज़्यादा तक ले जाने का लक्ष्य बनाया है। फिलहाल भारत और इटली के बीच 14 अरब यूरो यानी 1.60 लाख करोड़ का व्यापार है। दोनों देशों ने अपने संबंधों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का फैसला किया है। मोदी ने मेलोनी को भारत आने का न्योता भी दिया।